हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल चैनल जीकेज़ स्टडी कॉर्नर हिंदी। इस चैनल में हम आपके सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उनको हिंदी में समझाते हैं ताकि आपको हर चीज़ हर चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको इजी भाषा में समझ में आ सके। तो आज हम शुरू करेंगे एक वीडियो सीरीज़ साइंस की। ये क्लास 8th के लिए है और इसमें हम लोग कर रहे हैं साइंस का चैप्टर नंबर 1, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो यहाँ पे मैं आपको पहले रिक्वेस्ट कर दूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं आपकी क्लास के चैप्टर्स को डालूँ, आपकी क्लास के चैप्टर्स किसी भी सब्जेक्ट के चैप्टर्स को डालूँ तो आपको पता लग जाए और बाकी लोगों को भी फॉरवर्ड कीजिए। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए आपका चैप्टर स्टार्ट करते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोडक्शन का मतलब होता है कि जो हमारी फसल है उसकी पैदावार करना, एंड मैनेजमेंट और फसल उगाने के बाद मैनेजमेंट मतलब उसको अच्छे से संभालना। ये ना हो कि आपने फसल उगा तो ली पर आप उसे अच्छे से न संभाले, तो उसको संभाल कैसे करनी है, पहले हमने फसलों को कैसे उगाना है, यही सब हम इस चैप्टर में ध्यान से पढ़ेंगे। तो चलिए हम बुक से पढ़ना शुरू करते हैं। पहेली एंड बूझो वेंट टू देयर अंकल्स हाउस ड्यूरिंग द समर वेकेशन। पहेली और बूझो दोनों गर्मी की छुट्टियों में अपने अंकल के घर पे गए। देयर अंकल इज़ अ फार्मर, उनके जो अंकल हैं वो किसान हैं। वन डे दे सॉ सम टूल्स लाइक खुरपी, सिकल, शॉवल, प्लो एट्सेट्रा इन द फील्ड। तो एक दिन उन्होंने अपने खेत में खुरपी हुई, हल हुआ, इस तरह के अलग अलग औजार देखे। तो यू हैव लर्नड दैट ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड। अभी तक हमने ये पढ़ा है कि जितने भी जीवित जीव जंतु हैं उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है। प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स, जो पौधे हैं वो अपना खाना खुद से बना पाते हैं। कैन यू रिकॉल हाउ द ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज इन देयर ओन फूड। अगर आपको याद हो तो आपने क्लास 7th के लेसन 1 में पढ़ा था कि जो हरे पौधे हैं वो अपना खाना किस तरह से बनाते हैं। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। जानवर और इंसान ये सब अपना खाना खुद से नहीं बना सकते। सो वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम। तो जो जानवर हैं उन्हें अपना खाना कहाँ से मिलता है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वाई डू वी हैव टू ईट फूड। पर सबसे पहले प्रश्न ये उठता है कि हमें खाना क्यों खाना पड़ता है। यू ऑलरेडी नो दैट द एनर्जी फ्रॉम फूड इज़ यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिजम्स फॉर कैरिंग आउट देयर वेरियस बॉडी फंक्शंस सच एज डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। आपको ये पहले से ही अच्छे से पता है कि जो खाने में से हमें एनर्जी मिलती है, जो हमें खाने में से ऊर्जा मिलती है, उसको हम या फिर जो जीव जंतु हैं वो कई तरह के काम करने में लगाते हैं और कई तरह के अपने बॉडी के कार्यों को करने में लगाते हैं, जैसे कि खाना हजम करना, हमारी जो श्वसन प्रक्रिया है, सांस लेना या एक्सक्रीशन, या फिर जो गंदगी को बाहर निकालने की प्रक्रिया है। वी गेट अवर फूड फ्रॉम द प्लांट्स और एनिमल्स और बोथ। हमें हमारा खाना या तो पौधों से मिलता है या जानवरों से या दोनों से। मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो केवल शाकाहारी भोजन, पौधों से मिलने वाला खाना खाते हैं और एनिमल्स, और कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ मांसाहारी भोजन ही खाते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो शाकाहारी भी खाते हैं और मांसाहारी भी खाना खाते हैं। In order to provide food for a large population, regular production, proper management and distribution of food is necessary. क्योंकि हमारे देश में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन मतलब बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, तो उस जनसंख्या की जो भोजन की ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए क्या ज़रूरी है, रेगुलर प्रोडक्शन की। लगातार हमारे देश में, हमारे यहाँ जो भोजन है उसकी लगातार उत्पादन होता रहे। प्रॉपर मैनेजमेंट, इसके अलावा जो भोजन उग जाता है उगे हुए भोजन को या उस अनाज को अच्छे से संभाल के रखा जाए। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड इज़ नेसेसरी, और उसके बाद उस अनाज को सही जगह पे सही समय पे पहुंचाकर बांटना भी ज़रूरी है। तो यही सब हम पढ़ेंगे। फर्स्ट है हमारे पास एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस मतलब जो हमारी खेती बाड़ी की परंपराएं, जो खेती बाड़ी का तरीका वो चलता है।
टिल 10,000 BC पीपल वर नोमैडिक, मतलब बिफोर क्राइस्ट, BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, ईसा से 10,000 साल पहले तक जो लोग थे वो नोमैडिक, मतलब वो एक तरह से किसी एक जगह पर टिक के नहीं रहते थे, मतलब वो यहाँ वहाँ घूमते रहते थे। दे वर वेंडरिंग इन टू ग्रुप्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर, वो लोग समूह बनाकर भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। दे एट रॉ फ्रूट्स, वो कच्चे फ्रूट्स खाते थे, कच्चे फल खाते थे, एंड वेजिटेबल्स और कच्ची सब्जियां खाते थे, एंड स्टार्टेड हंटिंग फॉर एनिमल्स फॉर फूड, और उसके अलावा जानवरों का शिकार करते थे ताकि उन्हें खा सके। दे लेटर दे कुड कल्टिवेट लैंड, उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे सीखा कि खेती कैसे करते हैं, खेती बाड़ी कैसे करें, प्रोड्यूस राइस, चावल कैसे उगाएं, गेहूं कैसे उगाएं, और एंड अदर क्रॉप्स, और बाकी की जो फसलें हैं उनको कैसे उगाएं। दस वॉज बॉर्न एग्रीकल्चर, और जब उन्होंने एक जगह टिक के रह के जो खेती बाड़ी करनी शुरू की तो वहाँ से ही एग्रीकल्चर का जन्म हुआ। एग्रीकल्चर मतलब खेती बाड़ी का जन्म हुआ जब उन्होंने एक जगह टिक के जो ज़मीन है उसको उसको एक तरह से उसमें खाना उपजाना शुरू किया, उसमें अलग अलग फसलें उगानी सीखी, तो वहीं से खेती बाड़ी का जन्म हुआ। When the plants of some kind are grown and cultivated at one place on a large scale, it is called a crop. मतलब फसल क्या होती है, जब हम किसी एक जगह पे एक ही तरह के पौधे को बहुत बड़ी मात्रा में उगाते हैं तो उसको हम फसल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ क्रॉप ऑफ व्हीट मीन्स दैट ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन द फील्ड आर दैट ऑफ फील्ड। उदाहरण के तौर पर अगर हम बोलते हैं कि ये गेहूं की फसल है तो इसका मतलब है कि पूरे खेत में जो है, पूरी जो जगह है उसमें केवल गेहूं के पौधे ही उगाए गए हैं। You already know that crops are of different types like cereals, vegetables and fruits. आपको ये अच्छे से पता है कि जो फसलें होती हैं वो अलग अलग तरह की होती है। सीरियल्स मतलब उसमें जो अनाज के दाने भी होते हैं, वेजिटेबल्स उसमें हम सब्जियां भी फसल में गिनते हैं, एंड फ्रूट्स और जो फल हैं उनको भी हम फसलों में गिनते हैं। दीज कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन इन विच दे ग्रो। इनको अगर हम अलग अलग ग्रुप्स में बांटें तो हम इनको इस तरह से बांटते हैं कि वो किस सीज़न में कौन सी फसल उगती है। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री, भारत एक बहुत बड़ा देश है। द क्लाइमेटिक कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। भारत एक बहुत बड़ा देश है, आप अच्छे से जानते हो इसको। वहाँ पे जो मौसम है, क्लाइमेटिक कंडीशन मतलब जो मौसम है, जैसे कि टेम्परेचर, कितनी गर्मी है, कितना ताप है, ह्यूमिडिटी मतलब कितना मॉइस्चर है हमारी हवा में, एंड रेनफॉल, और जो भारत में जो बारिश है वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, तो एक जगह से दूसरी जगह में ये अलग अलग होती है। मतलब अगर हम देखें तो भारत के उत्तरी हिस्से में जो बारिश है वो अंदाज़न जून जुलाई से शुरू होकर सितंबर तक होती है। वहीं अगर आप कहीं भारत के ईस्टर्न साइड में चले जाएं तो आप अगर ईस्टर्न साइड में देखेंगे और ईस्ट साउदर्न साइड नीचे के एरिया देखेंगे तो वहाँ पे जो बारिश है, जैसे ही मॉनसून स्टार्ट होता है जून में तो तब से स्टार्ट होकर अक्टूबर एंड तक, मतलब जब तक मॉनसून विदड्रॉ नहीं कर जाता, तो 4-5 महीने वहाँ खूब बारिश होती है। तो इस तरह से भारत एक बहुत बड़ी जगह है जहाँ पे अलग अलग तरीके से या अलग अलग समय में अलग अलग तरह का मौसम रहता है। Accordingly, there is a rich Accordingly, there is a rich variety of crops grown in different parts of the country. तो उसी तरह से क्योंकि मौसम अलग अलग है तो भारत के अलग अलग भागों में बहुत तरह की फसलें उगाई जाती हैं। Despite this diversity, two broad cropping patterns can be identified. इतनी विभिन्नता होने के बावजूद भारत में मुख्य तौर पर दो क्रॉपिंग पैटर्न मतलब दो फसलों के जो पद्धतियां हैं वो मानी जाती हैं। दीज आर खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स और रबी क्रॉप्स हम इनको मानते हैं। जैसे खरीफ की फसलें हैं, द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर।
आपको जैसे मैंने पहले बताया कि जो भारत में जो बारिश का सीज़न है वो जून से लेकर सितंबर तक चलता है, तो उस हिसाब से सॉरी, वो फसलें जिन्हें हम इस वर्षा के सीज़न में बोते हैं, उन फसलों को हम खरीफ क्रॉप्स कहते हैं। जैसे कि पैडी हुआ, धान हुआ, मेज़ मेज़ मतलब जो हमारा ये मेज़ मतलब हमारी जो छल्लियाँ हुई, या फिर सोयाबीन हुआ, ग्राउंडनट मीन्स जो मूंगफली हुई, कॉटन मीन्स जो सूत हुआ, एट्सेट्रा, और खरीफ क्रॉप्स, तो ये सब हमारी खरीफ क्रॉप्स मानते हैं हम इनको। और दूसरी है रबी की फसलें। द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। वो फसलें जिन्हें हम सर्दियों के मौसम में बोते हैं उन्हें हम रबी क्रॉप्स कहते हैं। देयर टाइम पीरियड इज़ जनरली फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च। तो इनका जो अक्सर समय रहता है वो रहता है अक्टूबर से लेके मार्च तक। द एग्जाम्पल्स ऑफ रबी क्रॉप्स आर वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड। तो अक्सर जो इसकी जो हमारी रबी की फसलें हैं उसके एग्जाम्पल्स हैं, जैसे गेहूँ हुआ, चना हुआ, मटर हुआ, या फिर सरसों हुई। बिसाइड दीज पल्सेस एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मैनी प्लेसेस। इसके अलावा अब समर का सीज़न जून से सितंबर तक तो हमारा खरीफ का सीज़न हो गया। अब उसके बाद अक्टूबर से लेके मार्च तक हमारा हुआ रबी की फसलों का सीज़न, और बीच में जो अप्रैल और मई वाला जो बीच में टाइम बचता है उसमें हम लोग दालें हुई या सब्जियां हुई। समर के सीज़न में भी हम बहुत सी जगहों पे ये दालें और सब्जियां उगाते हैं। बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। तो बेसिकली हम जो हमारी फसल है उसे कैसे उगाते हैं। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप involves several activities undertaken by farmers over a period of time। फसलों की जो खेती है, जो फसलों का उगाना है, उसमें बहुत सारे काम हैं जो कि किसानों के द्वारा एक खास निश्चित समय के बीच में किए जाते हैं। You may find that these activities are similar to those carried out by gardener or even by you when you grow ornamental plants in your houses। आपने ये देखा होगा कि वो जो गतिविधियां हैं वो बिल्कुल वैसी ही हैं जैसे कि आपके घर में आने वाले माली के द्वारा की जाती हैं या फिर आपके द्वारा की जाती हैं, जब आप अपने घर में ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी, सजाने लायक जो पौधे हैं जो आप अपने घर में उगाते हो, तो आप भी उन्हीं गतिविधियों को करते हो, उन्हीं कामों को करते हो जो कि जो कि एक किसान करता है। दीज एक्टिविटीज़ और टास्क्स आर रेफर्ड टू एज एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। और यही काम या यही जो एक्टिविटीज़ हैं इनको हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस का नाम देते हैं। दीज एक्टिविटीज़ आर लिस्टेड बिलो। और ये एक्टिविटीज़ जो हैं ये नीचे बताई गई हैं। नंबर 1 है प्रेपरेशन ऑफ सॉइल, मतलब मिट्टी की तैयारी करना। नंबर 2 है सोइंग मतलब बीज बोना। नंबर 3 एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, मतलब उसमें उर्वरक और खाद डालना। मैन्योर जो है वो खाद है जो नेचुरली मिलती है, और फर्टिलाइजर्स है केमिकली बनाए गए उर्वरक जो कि हम अपने उत्पादन को बढ़ाने के लिए मिट्टी में मिलाते हैं। इरिगेशन का मतलब है सिंचाई करना। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स का मतलब है जो वीड्स होते हैं वो अनवांटेड पौधे जो अपने आप मिट्टी में उग जाते हैं, तो उनको टाइम से हटाना पड़ता है, नहीं तो वो ही पूरी जो फसलों का जो न्यूट्रिशन जो फसलों को मिलना चाहिए जो फसलों को पोषण मिलना चाहिए वही पोषण वो पौधे भी ले जाते हैं। हार्वेस्टिंग का मतलब है कटाई करना। और स्टोरेज का मतलब है उनका भंडारीकरण करना, उनको संभाल के रखना। तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है प्रेपरेशन ऑफ सॉइल, मतलब हमें मिट्टी की तैयारी कैसे करनी है। द प्रेपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग द क्रॉप। जो फसल है उसको उगाने से पहले सबसे पहला स्टेप है मिट्टी की तैयारी करना। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज़ टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। सबसे पहला जो ज़रूरी काम रहता है एग्रीकल्चर में, खेती बाड़ी में, वो है जो मिट्टी है उसको पलटना और ढीला करना। दिस अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। इसकी वजह से जो जड़ें हैं वो मिट्टी में गहरी जा सकती हैं, गहरी जाने की जगह मिलती है। द लूज सॉइल अलाउज द रूट्स टू ब्रीथ ईजिली इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल।
जो हमारी ढीली मिट्टी है उसकी वजह से जो हमारी पौधों फसलों की जड़ें होती हैं उनको आसानी से सांस लेने में मिलता है। एंड व्हेन दे गो डीप व्हेन दे गो इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल, जब वो मिट्टी में गहरी भी चली जाती हैं तब भी उन्हें आसानी से सांस लेना मिल जाता है, या वो आसानी से सांस ले पाते हैं। वाई डज लूजनिंग ऑफ सॉइल अलाउ द रूट्स टू ब्रीथ ईजिली। अब आपके लिए क्वेश्चन आएगा आपके माइंड में कि जो हमारी ये जो मिट्टी है इसको ढीला करना, उसकी वजह से जो फसलें हैं वो कैसे आसानी से सांस ले पाती हैं। द लूजन्ड सॉइल हेल्प द ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म्स एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल। जो ढीली मिट्टी है, जो मिट्टी को हमने लूज़ कर दिया है, ढीला कर दिया है, मतलब वो जमी हुई नहीं है, उस मिट्टी में क्या फ़ायदा होता है, उसमें अर्थवर्म्स मतलब केंचुए पैदा हो पाते हैं, एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल, और कई ऐसे अच्छी जीव जंतु पैदा हो पाते हैं जो कि हमारी फसलों के लिए फ़ायदेमंद है। दीज ऑर्गेनिजम्स आर द फ्रेंड ऑफ फार्मर। ये जीव जंतु किसान के दोस्त माने जाते हैं। सिंस दे फर्दर टर्न एंड लूजन द सॉइल एंड ऐड ह्यूमस टू इट, क्योंकि ये जो जीव जंतु हैं ये आगे मिट्टी को ढीला करते हैं और उसमें उसकी जो गुणवत्ता है उसको बढ़ाते हैं। बट वाई डज द सॉइल नीड टू बी टर्नड एंड लूजनड। अब आपको माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि आपकी जो मिट्टी है उसको ढीला करना या फिर उसको पलटना क्यों ज़रूरी है। यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस क्लासेस दैट सॉइल कंटेन्स मिनरल्स, वाटर, एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स। आपने पिछली क्लासेस में ये अच्छे से सीखा होगा कि जो मिट्टी है उसमें मिनरल्स, उसमें मतलब जो मिनरल्स हैं, वाटर है, पानी है, पोषक तत्व होते हैं, एयर हवा होती है, एंड सम लिविंग ऑर्गेनिज्म, और उसमें कुछ छोटे छोटे कीड़े भी हैं जो रहते हैं। इन एडिशन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट डिकम्पोज्ड बाय सॉइल ऑर्गेनिजम्स। इसके अलावा जो मरे हुए पौधे होते हैं, जो पौधे सूख जाते हैं, या फिर जो एनिमल्स हैं वो गल जाते हैं, उनको भी जो मिट्टी के कीड़े हैं वो गलने में सहायता करते हैं। इन दिस वे द वेरियस न्यूट्रिएंट्स हेल्ड इन द डेड ऑर्गेनिजम्स आर रिलीज्ड बैक इनटू द सॉइल। तो इस तरह से जो ये मरे हुए जीव जंतु हैं, ये मरे हुए पौधे हैं, इनमें जितने भी पोषक तत्व रहते हैं वो जब ये जीव जंतु या जानवर या जो पौधे हैं ये जब मिट्टी में वापस जाकर गलते हैं तो इनके बीच में जितने भी पोषक तत्व रहते हैं वो वापस मिट्टी में ही जमा हो जाते हैं। These nutrients are again absorbed by the plants। और जब ये वापस मिट्टी में पैदा हो जाते हैं तो जब हम उसी मिट्टी में फसल उगाते हैं तो ये जो पोषक तत्व हैं वो उगने वाली फसल को मिल जाते हैं। Since only a few centimeters of top layer of soil supports the plant growth, क्योंकि हमारी जो मिट्टी की ऊपरी सतह है उसके कुछ ही सेंटीमीटर गहराई तक जो मिट्टी है वो प्लांट को, पौधे को बढ़ने में सहायता करती है। तो टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल brings the nutrient rich soil to the top so that the plants can use these nutrients। तो जब हम पौधों में हल चलाकर उसको ढीला करते हैं या नीचे की मिट्टी को पलटते हैं तो उसमें जो नीचे पोषक तत्वों से भरी मिट्टी होती है वो ऊपर आ जाती है, और उसकी वजह से जो उसमें उगने वाले पौधे हैं वो उन पोषक तत्वों को आसानी से प्रयोग कर पाते हैं। Thus टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। तो इसलिए हमने ये सीखा कि मिट्टी को पलटना और उसको ढीला करना, मतलब उसके बीच में जो गांठें बन जाती हैं उन गांठों को तोड़ना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारी जो फसल है उसमें हम अच्छे से खेती कर पाएँ। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज़ कॉल्ड टिलिंग और प्लोइंग। ये जो प्रक्रिया है जिससे हम मिट्टी को पलटते हैं या उसको ढीला करते हैं, उसकी गांठों को तोड़ते हैं, इसको टिलिंग खुदाई करना या प्लोइंग या हल चलाना कहा जाता है। दिस इज़ डन बाय यूजिंग अ प्लो, और इसको हम एक हल की सहायता से करते हैं। प्लोज आर मेड ऑफ वुड और आयरन। ये जो हल है ये लकड़ी के या लोहे के बने होते हैं। इफ़ द सॉइल इज़ वेरी ड्राई इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लोइंग। अगर जो हमारी मिट्टी है वो बहुत सूखी है तो हमें उसे हल चलाने से पहले पानी देना होगा ताकि जो मिट्टी है वो नरम पड़ जाए। द प्लूड फील्ड मे हैव बिग पीसेस ऑफ सॉइल
कॉल्ड क्रम्स। जो खेत को हम जिस खेत में हम हल चलाते हैं, हो सकता है कि उसमें मिट्टी के बड़े बड़े टुकड़े हों। बड़े बड़े टुकड़ों को क्या कहा जाता है? दे आर कॉल्ड क्रम्स। उन्हें हम क्रम्स कहते हैं, या हिंदी में मिट्टी के ढेले कहते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दीज क्रम्स विद अ प्लैंक। तो इनको तोड़ने के लिए हमें, ये जो मिट्टी के बड़ी बड़ी गांठें रहती हैं, इनको तोड़ने के लिए हमें प्लैंक की ज़रूरत पड़ती है। द फील्ड इज़ लेवल्ड फॉर सोइंग एज वेल एज़ फॉर इरीगेशन पर्पज़। और उसके बाद जो हमारा खेत है उसको बुआई के लिए, या फिर उसमें पानी बराबर मात्रा से हम डाल सकें, उसको सींचने के लिए जो खेत है उसको लेवल, उसको समतल किया जाता है। द लेवलिंग ऑफ सॉइल इज़ डन विद द हेल्प ऑफ अ लेवलर। ये जो मिट्टी है उसको बराबर हम एक तरह से, या उसको समतल हम करते हैं एक लेवलर, एक समतल करने वाले औजार की सहायता से। समटाइम्स मैन्योर इज़ एडिड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग। कभी कभी जो मिट्टी है उसमें हम खाद उसकी खुदाई करने से या हल चलाने से पहले ही कर देते हैं। दिस हेल्प्स द प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद द सॉइल।